लोगों ने लास्ट क्लास जो है हमने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज भी क्वेश्चंस ही करने हैं, बट आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, आज वाले क्वेश्चंस में हम एसेट को परचेज करने के साथ साथ हम एसेट्स को बेच भी रहे होंगे। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है ऑन April 1, 2018 कंपनी परचेज बिल्डिंग फॉर ₹1 लाख। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ऑन April 1, 2020 बिल्डिंग वॉज सोल्ड। अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, एक बिल्डिंग आपने 2018 में परचेज की है 1 लाख की, और आपने फिर 1 अप्रैल 2020 में बिल्डिंग वॉज सोल्ड। उसी बिल्डिंग को आप बेच रहे हो, कितने रुपए में बेच रहे हो? 70,000 रुपीज़ में आप बेच रहे हो। चार्ज डेप्रिसिएशन 10% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, शो बिल्डिंग अकाउंट। अब ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम आज क्या सीखेंगे कि बिल्डिंग को बेचा कैसे जाता है और उसका ट्रीटमेंट जो है वो अकाउंट्स में कैसे शो किया जाता है। तो सीधी सी बात है भाई, अब ये जो आपका एग्ज़ाम आता है वो इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होता है। एग्ज़ाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसका सॉल्यूशन करें, किसी को क्वेश्चन समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्वेश्चन तो समझ आ गया। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, बिल्डिंग अकाउंट बना लेंगे। बस यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बिल्डिंग अकाउंट, और पूरा पूरा लिखना है आप सबने। अच्छा ठीक है, तो वो कह रहा है कि हमने 2018 में, 18 है ना? हाँ, 2018 में April 1 में हमने क्या परचेज किया है बच्चों? बिल्डिंग। तो आप यहाँ पे क्या एंट्री करोगे? टू बैंक अकाउंट, और हमने बिल्डिंग कितने की परचेज की है? ₹1 लाख। इसके अलावा हमने 2018 में कुछ भी नहीं किया है, कोई और बिल्डिंग परचेज नहीं की है, जो वही एक ही बिल्डिंग है, और उसको 2020 के स्टार्टिंग में बेच रहे हैं। तो अभी हम 2020 पर आए ही नहीं हैं, पहले हम 2020 पर आ जाते हैं। कैसे? वही सेम यूज करके, डेप्रिसिएशन लगा के, वैसे। तो यहाँ पे पहले साल का डेप्रिसिएशन आप लगाओगे 2019 मार्च 31। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहाँ पे पहले साल का डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में कितना परसेंट कर रहे हैं? 10%। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा दीजिए आप 10,000। फिर यहाँ पे वही सेम प्रोसीजर है, बाय बैलेंस CD 90,000 रुपीज़, और यहाँ पे आ जाएगा मार्च 31। पहला साल क्लोज कर दो, यहाँ पे भी 1 लाख और यहाँ पे भी 1 लाख रुपए। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में आ जाओ 2019, और April 1 जो क्लोज किया था उसे ओपन करो टू बैलेंस BD, और हमारा बैलेंस BD कितना है नेक्स्ट ईयर के लिए? 90,000। अब दोबारा से 2020 मार्च 31, यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन हर साल इक्वल रहेगा, पूरे साल का 10,000 था, इस बार भी 10,000 ही रहेगा। तो बाय बैलेंस CD, शॉर्ट फॉर्म्स यूज मत करना, 80,000 रुपीज़। इसे यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे आ गया 90,000, जस्ट इसके सामने ही क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 90,000 रुपीज़। अब हम आ गए हैं 2020 में, और वो भी April 1 में, और यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस BD, और 80,000 रुपये हमारे पास बिल्डिंग का बैलेंस है। अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्लियर है ना सबको? तो हम आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन में नज़र डालते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था कि 1 अप्रैल 2020, यानी कि इस दिन की वो बात कर रहा है। कह रहा है 1 अप्रैल 2020 को हमारी जो बिल्डिंग थी वो हमने उसको बेच दिया, और कितने में बेचा बच्चों? 70,000 रुपीज़ में उसको बेचा। अब एक बात बताओ, आप जिस करंट डेट पे एसेट को बेचने जा रहे हो, करंट डेट पे यानी कि 1 अप्रैल 2020 पे एसेट को बेचने जा रहे हो, तो उस करंट डेट पे हमारी एसेट की वैल्यू है कितनी? हमारी एसेट की वैल्यू है 80,000, यानी कि 80,000 रुपये की जो बिल्डिंग है उसको हम बेचने जा रहे हैं कितने रुपए में? 70,000 रुपये में। तो बताओ बच्चों कितने का लॉस हुआ? 10,000 का। 80,000 की एसेट को अगर 70 में बेचा तो 10,000 का लॉस हुआ। ये आपने एक छोटी सी कैलकुलेशन आपने अपने माइंड में कर ली, लेकिन
आपके एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है ये 8 मार्क्स का आएगा, तो आप ये जो कैलकुलेशन आप अपने माइंड में नहीं कर सकते, इसको आपको पीछे एक वर्किंग नोट बनाना है, ठीक है, और वर्किंग नोट में इसको शो करना है। तो यहाँ पे आप प्रॉपर लिखेंगे वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में आपने ये शो करना है कैलकुलेशन शोइंग प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। क्या दिखाना है आपने? कैलकुलेशन शो करनी है कि भैया जो बिल्डिंग हम बेच रहे हैं उस पर प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस। जरूरी नहीं कि हर बार एसेट बेचने पे लॉस ही हो, मैं आगे वो भी क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें प्रॉफिट भी हो रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई एसेट बेचते हो, ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना, अपने माइंड में डाल लेना, जब भी आप कोई एसेट बेचते हो आप किस डेट पे बेच रहे हो, ठीक है, आपको उस डेट की उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, उस डेट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। यानी कि जैसे मान लो हम यहाँ पे अपनी एसेट को बेच रहे हैं 1 अप्रैल 2020 में, तो एसेट बेचने का जो करंट ईयर है वो क्या है? 2020। तो भैया जिस एसेट को भी आप जिस ईयर में भी बेचो, जिस मर्जी ईयर में बेचो, हमेशा याद रखना उस ईयर के स्टार्टिंग में उस एसेट की वैल्यू क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फिर ध्यान से सुनो, हम जिस ईयर में भी अपनी एसेट को बेचते हैं उस ईयर के स्टार्टिंग में हमारी एसेट की वैल्यू कितनी है ये हमें पता होना चाहिए, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। तो यहाँ पे हम अपनी एसेट को कब बेच रहे हैं? स्टार्टिंग में ही बेच रहे हैं। अब आगे के क्वेश्चन में आपको हर बार यही डेट नहीं मिलेगी, कई बार क्वेश्चन जो होता है वो ईयर के स्टार्टिंग में नहीं बेचता है, ईयर के मिड में बेच देता है, तो वो भी हम आगे करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 अप्रैल 2020 को ही बेच रहे हैं और हमें पता है कि हम जिस ईयर में अपनी एसेट को बेच रहे हैं उस ईयर के स्टार्टिंग में ही हमारी एसेट की वैल्यू कितनी है? 80,000 रुपीज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, जो एसेट का नाम है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2020। हमने ईयर के स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू कितनी निकाली है? 80,000 रुपीज, है ना। तो स्टार्टिंग में ही बेच रहे हैं, हम यूज नहीं कर रहे, है ना। तो 2020 में तो कोई डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं, तो स्टार्टिंग में बेच रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एज ऑन 2020 80,000 की थी। अब इसमें से हम बच्चों लेस करेंगे सेल प्रोसीड्स। अब ये कुछ बच्चे कहते हैं सर ये सेल प्रोसीड्स क्या होता है? जितने में हम अपनी एसेट को बेच रहे हैं उसको बोलते हैं सेल प्रोसीड्स। तो हमारी एसेट बच्चों कितने में बिक रही है? 70,000 रुपये में बिक रही है। तो हमें नुकसान कितने का हो रहा है? 10,000 का, डेट इज लॉस ऑन सेल। हमें क्या हो रहा है? लॉस ऑन सेल। तो ये कैलकुलेशन शो करना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका जो है, जो मेरे ख्याल से 2 नंबर या 3 जो भी है, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो मार्क्स वो डिडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान से, तो यहाँ पे चलो हमने ये कैलकुलेशन तो कर ली। अब इस कैलकुलेशन को पीछे एसेट अकाउंट में कैसे शो करना है उसके लिए सबसे पहले इसी की जर्नल एंट्री सीखेंगे, जो आप सीख कर भी आए हो जर्नल में। यहाँ पे रिवाइज करते हैं। एक आपके पास एसेट थी, आपकी बिल्डिंग, आप उसको बेच रहे हो और आपको 70,000 रुपये मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, पैसे मिल रहे हैं। मैंने क्या कहा था? डेप्रिसिएशन चैप्टर में कैश का यूज नहीं करेंगे, हमेशा बैंक का ही यूज करेंगे। तो हमने जो एसेट बेची है वो हमें 70,000 रुपीज दे रही है, यानी कि हमारी एसेट जो है वो इंक्रीज हो गई, बैंक बढ़ गया। लेकिन हमारे पास से एक चीज जा भी तो रही है बच्चों, क्या जा रहा है? हमारे पास से जा रहा है बिल्डिंग। बिल्डिंग जा रही है मतलब एक एसेट हमारी कम भी हो रही है, इसलिए हम उसे क्रेडिट कर रहे हैं। कितने की बिल्डिंग जा रही है बच्चों? 80,000 रुपए की बिल्डिंग। अब 10,000 रुपए का हमें क्या हो रहा है? लॉस, कंफर्म लॉस। ये ऐसा लॉस है 10,000 रुपए का जो हमें कोई भी वापस नहीं कर सकता। ये लॉस हमें कोई वापस नहीं कर सकता। तो बेटा बिजनेस के जितने भी लॉसेस होते हैं वो कौन से अकाउंट में जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ये मैंने जर्नल में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पे अब आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि सारे लॉसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाते हैं।
कितने रुपए? 10,000 रुपये। अगर अब आप एंट्री पे नज़र डालो तो ये वाली साइड भी 80 बन चुकी है और ये वाली साइड भी 80 बन चुकी है। किसी को जर्नल एंट्री में कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। पूछना है कुछ तो पूछो भाई। तो यहां पर अगर आप ध्यान दो, 3 अकाउंट आपने फिर से ओपन किए, बैंक अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बिल्डिंग अकाउंट। पीछे हम कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं? पीछे हम मेंटेन कर रहे हैं बिल्डिंग अकाउंट। तो बिल्डिंग अकाउंट जो है इस बार वो क्रेडिट हो रहा है और उसके रीजन कितने हैं? 2 रीजन है, एक बैंक अकाउंट है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। क्लियर है सबको? तो इसी को अब मैं पीछे शो अगर मैं करूंगा तो बिल्डिंग जो है वो क्रेडिट हो रही है। डेट, जिस डेट पे एसेट को बेचा है बच्चों वही डेट आनी चाहिए। तो 2020 अप्रैल 1 यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? बाय, सबसे पहले तो कितना जो हमने बेचा है बाय बैंक अकाउंट, कितने में बेच रहे हैं? 70,000 में। फिर अप्रैल 1 को ही हमें क्या हो रहा है? लॉस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट, क्योंकि आपका जो टीचर है वो देखेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस जो 10,000 रुपये का निकाला गया ये कहाँ निकाला गया, तो आप पीछे मेंशन करोगे कहाँ से? वर्किंग नोट से। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने लिख दिया वर्किंग नोट। अब एक बात बताओ, कितनी बिल्डिंग थी हमारे पास? सिर्फ एक, वो भी हमने क्या कर दी? बेच दी। क्या अब हमारे पास कोई बिल्डिंग है? नहीं। अगर बिल्डिंग ही नहीं है यानी जो एसेट अकाउंट हम बना रहे थे वो एसेट ही जीरो हो गई, तो क्या अब ये अकाउंट आगे कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए? नहीं, ये अकाउंट हो गया निल, यानी कि इसमें कोई भी बैलेंस सीडी और बीडी नहीं बचेगा, क्योंकि अकाउंट्स बीडी और सीडी तभी बचता है जब उसमें कोई बैलेंस होता है। इसके अंदर कोई बैलेंस ही नहीं है, हमने जो बिल्डिंग हमारे पास थी वो हमने सेल आउट कर दी, तो अब इस एसेट अकाउंट को आगे बनाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अमाउंट जो है वो क्या हो चुका है? निल हो चुका है, यानी कि इक्वल, जीरो। डेबिट साइड भी 80, क्रेडिट साइड भी 80। यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2015 कंपनी परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹50,000, एडिशंस वर मेड ऑन 1 जुलाई 2016। देखो भैया सीधी सी बात है, उसने जनवरी 1 में 2015 में एक क्या खरीदा है? फर्नीचर। फिर एडिशंस वर मेड का मतलब उसने एक और फर्नीचर खरीदा, 1 जुलाई 2016 को खरीदा। कितने का? 1 लाख का। कह रहा हूँ 1 जुलाई 2017 एक मिनट यहाँ से मेरे से मिस्टेक हुई है। फर्नीचर, यहाँ फर्नीचर है बच्चों, ठीक है? हाँ, तो वो यहाँ पे कह रहा है कि on 1 July 2017 a furniture which was purchased on 1 January 2015। यहाँ से लैंग्वेज पे ध्यान देना, कह रहा है कि on 1 July 2017 a furniture, एक फर्नीचर था which was purchased, जिसको हमने खरीदा था 1 जनवरी 2015 में, यानी कि कौन सा फर्नीचर है वो? फर्नीचर 1, F1। क्लियर है? तो फर्नीचर 1 जिसको हमने जनवरी 2015 में परचेज किया था वो बेचा जा रहा है कितने रुपए में? 20,000 रुपयों में। खरीदा था 2015 जनवरी में, 20,000 रुपये में बेचा जा रहा है। कब बेचा जा रहा है? 1 जुलाई 2017 में। क्लियर है? यानी कि कितने साल बाद? 16, 17, 2.5 साल बाद। आगे अभी और समझाता हूँ मैं कैसे। कह रहे चार्ज डेप्रिसिएशन 20% पर एनम, रेट बढ़ा दिया इस बार, बाय फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड का ही दूसरा नाम है। शो फर्नीचर अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। अभी तक जो आप क्वेश्चन कर रहे थे वो आप क्या कर रहे थे कि हर बार जो हमारी एसेट को बेचा जा रहा था वो बेचा जा रहा था 31 मार्च को, लेकिन इस बार जो एसेट बेची जा रही है वो कब बेची जा रही है? वो बेची जा रही है हमारी 31 दिसंबर को। तो अब जो हमारा अकाउंट है वो कब से शुरू हुआ होगा? 1 जनवरी से शुरू हुआ होगा और 31 दिसंबर को खत्म किया होगा। ठीक है ना? तो मैंने आपको दोनों ही अकाउंटिंग पीरियड पहले से समझा रखे, तो हम इसके बेसिस पे चलते हैं। अगर आप चाहें बच्चों तो इसका शॉर्टकट लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर शॉर्टकट लिखना है, देखो F1 जो है वो हमने कब परचेज की है? वो हमने परचेज की है 1 जन 2015 में। ठीक है? वो भी कितने की परचेज की है? 50K, मतलब 50,000। फिर उसके बाद हमने F2 परचेज की है, कब परचेज की है? 1 जुलाई
2016 में कितने की परचेज की है 1 लाख। फिर उसके बाद हमने 1 जुलाई 2017 को हम जो हमारी ये F1 है, F1 हम उसको सेल कर रहे हैं। यहाँ पे S का मतलब है सोल्ड, ये आप शॉर्टकट में यूज़ कर सकते हो वर्ड्स। F1 को हम सेल कर रहे हैं 1 जुलाई 2017 में, और वो भी कितने रुपए में सेल कर रहे हैं बच्चों 20,000 रुपीज़ में। डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जा रहा है वो 20% है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, अकाउंट्स हमें शो करने हैं 3 ईयर्स के। अकाउंटिंग पीरियड कौन सा है हमारा 31 दिसंबर। तो ये इस पूरे क्वेश्चन का एक शॉर्टकट है। आप इसको एग्जाम में या घर पे भी क्वेश्चन करते हो तो रफ में आप कहीं भी लिख सकते हो, ताकि बार बार क्वेश्चन पढ़ने की आपको ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट भी मैंने लिख दिया। सेल वाले के आगे एस वर्ड लगा दोगे तो वो सेल माना जाएगा। ठीक है, बाकी शॉर्टकट आप कैसे लिखते हो वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ जो हमने एसेट को परचेज किया है 2015 में परचेज किया है जनवरी 1 को, और यहाँ पे बच्चों क्या लिखोगे आप, टू बैंक अकाउंट 50,000। ठीक है, हमने इस साल और कुछ परचेज नहीं किया। तो देखो ये वाला जो ईयर है ये ख़त्म कब होगा, ये 2015 में ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ख़त्म होगा दिसंबर 31 को। 12 मंथ यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना लग रहा है 20% है तो 10,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन लगेगा। और कुछ है नहीं, यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस CD, शॉर्ट फॉर्म प्लीज़ यूज़ मत करना, 40,000। इसे कर दो क्लोज। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 50,000, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 50,000। यहाँ पे डेट आ जाएगी दिसंबर 31 नेक्स्ट ईयर 2016, और वो भी क्या आएगा, मैं भी अप्रैल लिख रहा था लेकिन आएगा जनवरी 1 क्योंकि हमारा ईयर ही ये है। तो जनवरी 1 यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू बैलेंस BD। और अब इसके अंदर हमारे पास 2-3 एसेट्स हैं। ठीक है ना, हमारे पास जो है फर्नीचर, 2-3 फर्नीचर हैं। तो यानी कि अब हम यहाँ पे एसेट का नाम दे देंगे F1। तो F1 हमारी कितने की है यहाँ पे 40,000 रुपये की। अब वो कह रहा है कि अगर आप यहाँ ध्यान दो तो 2016 में जो अब हम जिस करंट ईयर में पहुँचे हैं वहाँ पे हमने एक और फर्नीचर खरीदा है 1 लाख रुपए का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जुलाई 1 यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू, सेम एंट्री में कोई चेंजेस नहीं आते जब भी एसेट को खरीदा जाता है, लास्ट क्लास समझाया था। F2 कितने की खरीदी हमने 1 लाख रुपए की। इसके अलावा हमने 2016 में कोई भी एसेट परचेज नहीं की है। क्लियर है, तो इसे बंद कर देते हैं इस अकाउंट को। 2016 में दिसंबर 31 बच्चों क्या कैलकुलेट करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस बार F1 पे अलग से लगेगा और F2 पे अलग से लगेगा। तो F1 का तो हर साल का 10,000 आ गया तो हमने कैलकुलेट कर दिया, लेकिन F2 जितना एसेट को आप यूज करोगे उतना ही उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। तो ये जो F2 है ये यूज हो रहा है जुलाई से लेकर दिसंबर तक। तो जुलाई से दिसंबर होते हैं 6 मंथ। ठीक है ना, जुलाई से दिसंबर कितने महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं। तो यहाँ पे कितना है उसका अमाउंट 1 लाख इंटू कितना परसेंट है डेप्रिसिएशन 10%, कितने महीने का लगाना है 6/12। क्लियर है भाई, ये यहाँ पे कोई भी बच्चा मिस्टेक नहीं करेगा। तो यहाँ पे कितना हुआ ये हमारा 10,000 रुपीज़। तो F2 पे भी हमारा डेप्रिसिएशन कितना लगा 10,000। तो इसका अगर आप टोटल कर दो, बाहर लिख दो, टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 20,000। अब यहाँ पे दिसंबर 31 क्या लिखोगे, बाय बैलेंस CD। F1 का अलग से शो करोगे और F2 का अलग से शो किया जाएगा। क्लियर है ना यहाँ पे सबको। अब इसके बाद कितने की है, 40,000 की F1 है जिसमें से 10,000 हम यूज़ कर चुके हैं, बची कितने की है वो 30,000। 1 लाख की F2 है उसको हमने बस अभी कितना यूज़ किया है 10,000, वो बची कितने की है अगले साल के लिए 90,000। 1,20,000 टोटल एसेट। क्लोज कर दो, यहाँ पे टोटल आ जाएगा 1,40,000 नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं आ गया सीधा 2017 में आ गया, वो भी जनवरी 1 और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, टू बैलेंस BD। और इस बार मेरे पास F1 और F2 दो एसेट्स हैं, 30,000
90,000, टोटल 1,20,000 रुपीज़। ठीक है वैष्णवी, मुझे बताओ अब 2017 में कुछ और हो रहा है या फिर ऐसे ही अकाउंट्स चलते रहेंगे? ये देखो बेटा, अगर आप इस डेट पे ध्यान दो तो 2017 जुलाई में वो क्या कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं, है ना। हाँ, और कौन से एसेट को सेल कर रहे हैं? फर्नीचर 1 को। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट सीखना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर किसी को वर्किंग नोट में प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो। सेम वही लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। सर आप इतना शॉर्टकट यूज़ क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, मुझे पढ़ाना है, आप लोग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था अभी लास्ट क्वेश्चन में कि भैया जिस ईयर में भी हम अपनी एसेट को बेचते हैं उस ईयर के स्टार्टिंग में उस एसेट की वैल्यू कितनी है आपको पता होना चाहिए। तो देखो हम F1 को बेच रहे हैं 2017 में, तो इस ईयर के स्टार्टिंग में F1 की कॉस्ट कितनी है? 30,000 रुपीज़। कितनी है बच्चों इसकी कॉस्ट? 30,000 रुपीज़। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर एज ऑन 1 अप्रैल 2017। तो हमें पता है कि 17 में हमारी कॉस्ट थी 30,000 रुपीज़। क्या हमने स्टार्टिंग में ही बेचा है एसेट को? हाँ, ओ सॉरी माय मिस्टेक, आदत से मजबूर हो बच्चों में भी। 1 जनवरी आएगा। अब ये बताओ कि 1 जनवरी को ही बेचा है एसेट को या बाद में बेचा है? यहाँ देखो ऊपर क्वेश्चन में, कब बेचा है? जुलाई में। उसने बेचा है 1 जुलाई 2017 को, यानी कि 1 जनवरी को एसेट नहीं बिकी है, 2017 में एसेट बिकी है लेकिन ईयर के मिड में बिकी है, यानी कि उसने जनवरी से लेकर जुलाई स्टार्टिंग तक यानी जून एंड तक यूज किया है उसने। तो बेटा जितना एसेट को यूज किया जाएगा उतना उस पर क्या लगना चाहिए? डेप्रीसिएशन लगना चाहिए। तो यहाँ पे अब आपको एक नया काम करना पड़ेगा, यूसेज के हिसाब से क्या लगाना पड़ेगा? डेप्रीसिएशन। तो यहाँ पे आप लिखोगे लेस डेप्रीसिएशन फॉर कितने मंथ्स होते हैं? 6 मंथ्स होते हैं। तो लेस डेप्रीसिएशन फॉर 6 मंथ्स। अब मुझे अंश बताएगा बेटा ये जो 6 मंथ का डेप्रीसिएशन लगाना है तो वो कौन से अमाउंट पे डेप्रीसिएशन लगाना चाहिए मुझे? 30,000 पे जो करंट ईयर की वैल्यू है या फिर ओरिजिनल कॉस्ट पे जिस पे हमने एसेट को खरीदा था? बताओ अंश। 50 पे 30 पे? बोलो। 50 पे। दिव्या सही बोल रहा है, ये 50 पे लगाना चाहिए। अगर यहाँ पे 30,000 समझ रहे हैं वो गलत हो जाएंगे क्योंकि हम मेथड पढ़ रहे हैं ओरिजिनल कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में जब भी डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा वो हमेशा जिस डेट पे हमने एसेट को खरीदा था उसके ओरिजिनल कॉस्ट पर ही लगाया जाएगा, चाहे 6 महीने का लगाओ चाहे 3 महीने का, जब मर्जी डेप्रिसिएशन लगाओ, लेकिन क्या किस पे लगाओगे आप? ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन वही सेम 50,000 कितना परसेंट है बच्चों? 20% है। और कितने महीने का लगेगा? 6/12 ओरिजिनल कॉस्ट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कितना हुआ ये? मैं भूल गया कितना हुआ भाई? 5,000 रुपीज़। क्लियर है? तो यहाँ पे अब देखो 30,000 में से 5,000 माइनस करो, हमारी एसेट की वैल्यू कितनी आ गई? 25,000। अब मुझे एक बात बताओ ये कौन सी डेट की वैल्यू है? ये है कॉस्ट ऑफ फर्नीचर एज ऑन, कब बेच रहा हूं मैं अपनी एसेट को? 1 जुलाई 2017। ये 6 महीने बाद, ये जो 1 जुलाई 2017 को मैं बेचने जा रहा हूं ना, तो 2017 में जो फर्नीचर मैं बेचने जा रहा हूं ये उसकी कॉस्ट आ चुकी है।
मतलब मेरे पास जो फर्नीचर है वो इस वक्त F1 फर्नीचर 1 वो 25,000 रुपये का है और उसको मैं कितने में बेच रहा हूँ, 20,000 रुपये में। मैंने क्या समझाया था कि जिस डेट पे आप अपनी एसेट को बेच रहे होते हो, जब तक उस डेट तक आप ना पहुंच जाओ तब तक आपका क्वेश्चन ठीक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मंथली वाला। चलिए, सबको समझ आ गया है, मैं ये सोच के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस सेल प्रोसीड। जब हमारे पास उस डेट की वैल्यू आ गई तो उसमें से क्या माइनस करेंगे, सेल प्रोसीड के कितने में बेचा, हमने बेचा उसको 20,000 में। कितने का नुकसान हो रहा है बच्चों, 5,000 रुपये का हमें हो रहा है नुकसान। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लॉस ऑन सेल। तो अब मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, ये आपको 12th में भी काम आएगी। जब भी आप एसेट, कोई भी एसेट बेचते हो तो हमेशा उसकी 3 चीज़ें याद करना, डेप्रिसिएशन, बैंक, प्रॉफिट और लॉस। ये बस यही 3 चीज़ें हैं। कोई भी एसेट बेचो, कभी भी कंफ्यूज मत होना कि सर हम यहाँ पे एसेट बेच रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कितना डेप्रिसिएशन है, क्या पता हम पीछे अकाउंट में लिखना भूल जाएं। कभी ऐसा नहीं होगा अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो करोगे तो। देखो भैया, जो भी आप एसेट बेच रहे हो पहले तो चेक करो जिस ईयर में, करंट ईयर में जब बेच रहे हो, क्या उस ईयर में डेप्रिसिएशन लग रहा है। बिल्कुल, ये वाली एसेट हमने जो बेची है 2017 में बेची है, क्या इस ईयर में डेप्रिसिएशन लगा, बिल्कुल लगा, 6 महीने का। चलिए, डेप्रिसिएशन लग रहा है। बैंक का मतलब होता है कितने में बेच रहा है, हमें पता है 20,000 में बेच रहा है, चलिए ये भी हमें पता है। प्रॉफिट और लॉस में से क्या हो रहा है बच्चों, हमें हो रहा है लॉस 5,000 का, चलिए ये भी हमें पता है। तो तीनों चीजें हमें पता है। अब इन तीनों चीजों को हमें कहाँ शो करना होता है, पीछे फर्नीचर अकाउंट में, ऊपर लिखना है मैंने अभी फर्नीचर अकाउंट। तो यहाँ पे जब भी कोई एसेट बेची जाती है बच्चों, तो हमेशा याद रखना एसेट की वैल्यू डाउन होती है, तो एसेट हमेशा क्रेडिट साइड पे ही लिखेंगे जो भी आइटम्स हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे 2017 जिस डेट पे बेची जाएगी वही डेट आएगी, जुलाई 1। तो यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले आपने क्या लगाया होगा, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, हम कौन सी एसेट बेच रहे हैं, F1 बेच रहे हैं, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया था, 5,000। फिर बाय बैंक, फिर हम उसको बेच रहे हैं, हमने पहले डेप्रिसिएशन लगा दिया, अब हम उसको बेच रहे हैं, हमने कितने में बेचा था, 20,000 रुपये में। फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बड़ा बड़ा वर्किंग नोट। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमें कितने का लॉस हुआ था बच्चों, 5,000 रुपये का। डेट कौन सी आएगी, हर बार जिस डेट पे आप अपनी एसेट को बेच रहे हो। तो एसेट बेची गई, उसका डेप्रिसिएशन भी कितने में बेचा, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। तो ये 3 चीजें थी, हमने तीनों चीजें लिख दी। अब जो एसेट बेची जा रही है, अब पूरे तरीके से हम उसे खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो। अब यहाँ पे हमने अभी F1 को ही तो बेचा है, अभी भी हमारे पास F2 तो बची है। अगर F2 बची है तो बच्चों इसको तो आप यूज करोगे या छोड़ दोगे, सर यूज करेंगे, और यूज करेंगे तो डेप्रिसिएशन भी हम लगाएंगे, किस पे, F2 पे। अब F2 पे पहले साल जो डेप्रिसिएशन लगा था वो 6 महीने का लगा था, जुलाई से। क्लियर है कि डेप्रिसिएशन F2 पे लगाएंगे, पहले हमने 6 महीने का लगाया था, अब लगाएंगे पूरे साल का। तो पूरे साल का यानी कि 1 लाख पे अब 20% लगेगा, यानी कि डेप्रिसिएशन हमारा कितना हो जाएगा, ₹20,000। क्लियर है सबको, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो ₹20,000 हमने क्या लगा दिया, डेप्रिसिएशन। अब और कुछ तो है नहीं, और कोई एसेट हमने खरीदी नहीं है, बस इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिसंबर 31 यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस CD। तो बैलेंस CD बहुत आसान है इसके अंदर, कैसे, ये देखो F1 कितने की थी, 30,000 की। तो यहाँ देखो पूरी की पूरी F1 हमने बेच दी 30,000 रुपये, तो ये हमेशा इक्वल आएगा। क्लियर है, तो ये देख रहे हो 30,000, और यहाँ पे जो एसेट बेची है 5,000 के लॉस पे, 5,000 का डेप्रिसिएशन 20,000 में बेची है, तो ये भी कितना हो रहा है, 30,000 हो रहा है। तो ये तो आपस में जीरो हो गया। अब यहाँ पे जो F2 बची है वो कितने की है, 90 में से हमने कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया उस पर, 20। अभी भी कितने की बची है वो, 70,000। तो 70,000 यहाँ पे आप लिख दोगे, और इसको कर दोगे यहाँ पे क्लोज, ये वाली साइड भी क्लोज। दोनों साइड हमेशा इक्वल आएगी, अगर इक्वल नहीं आ रही तो आपका क्वेश्चन गलत है। तो
तो यहाँ पे बस इसको नेक्स्ट ईयर 2018 में, और वो भी कब, जनवरी 1 क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD और 70,000 शो करके यहीं पर ही क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे। क्लियर है बच्चे वाला क्वेश्चन। नो क्वेश्चन नेक्स्ट में कह रहा है कि ऑन 1 अक्टूबर 2014 मशीनरी वॉज परचेज्ड फॉर ₹80,000 स्पेंट ऑन इट्स इंस्टॉलेशन 20,000, यानी कि मशीनरी की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 80 + 20 ₹1 लाख। कह रहा है ऑन 1 अगस्त 2015 5,000 स्पेंट ऑन इट्स रिपेयरिंग। अब जरा दोबारा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। हमने 1 अक्टूबर 2014 में एक मशीन खरीदी 80,000 की, और सेम डे हमने उसको इंस्टॉल करवाया और 20,000 रुपये लग गए। अब आगे कह रहा है कि अक्टूबर में मशीन लगी थी 2014 में, लेकिन अगले साल 2015 में हमने उसको रिपेयर करवाया और उसकी रिपेयरिंग पे कितना खर्चा आ गया, 5,000 रुपये। हमारी एसेट की कॉस्ट कितनी थी, 80 + 20 1 लाख। क्या अब हमारे को ये 5,000 भी उसमें ऐड करना चाहिए? वैष्णवी बताओ, क्या ये जो 5,000 रुपये हम स्पेंड कर रहे हैं इस मशीनरी के रिपेयरिंग पे, क्या वो इस मशीन की कॉस्ट में ऐड होंगे? नहीं। डिम्पी होने चाहिए ऐड। क्रिश क्यों नहीं होने चाहिए, और अगर होने चाहिए तो क्यों? नहीं होने चाहिए तो क्यों? कि भैया जब हमने एसेट को खरीदा उस दिन जो हम खर्चे कर रहे हैं, उस दिन जितना भी खर्चा हुआ यूज करने से पहले ऐड कर दो। अब आप कह रहे हो कि 2 साल बाद उसकी सर्विस हो रही है, वो रिपेयर हो रहा है, अब वो खर्चा भी उसमें ऐड करो, तो वो गलत है ना। तो भैया जब तक आप उसको यूज करने से पहले जो खर्चा करो उसमें ऐड कर दो। यूज करने के बाद आप उसके ऊपर कुछ भी खर्चा करते हो वो कभी भी मशीनरी की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ये छोटा सा ट्विस्ट था। क्लियर है सबको ये चीज? कह रहे हैं ऑन 30 सितंबर 2015 अनदर मशीनरी वॉज परचेज्ड, M2 खरीदी है 2 लाख की। ऑन 1 अक्टूबर 2016 मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹1,85,000। कह रहा है हम 1 अक्टूबर 2016 की बात कर रहा है वो। कह रहा है हम एक मशीन बेच रहे हैं 1,85,000 में, विच वॉज परचेज्ड ऑन 30 सितंबर 2015। भैया M1 कब खरीदी है? 1 अक्टूबर को। लेकिन M2 कब खरीदी है हमने? यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, अनदर मशीन 30 सितंबर 2015, तो वो कौन सी वाली बेच रहा है? वो बेच रहा है M2। जरूरी नहीं है कि हर बार M1 ही बेचे भाई, कंपनी की मर्जी। जो एसेट खराब हो गई, जो मशीन खराब हो गई, उसने वो बेच दी, तो उसने इस बार M2 बेच दी। यानी कि 2000 कब बेची है उसने? 2016 में, और खरीदी कब थी? 2015 में। हो सकता है खराब हो गई हो, ठीक है ना। तो ठीक है M2 बेची है, और कह रहे सेम डे, यानी कि उसी दिन 2016 में अक्टूबर 1 को, उसी दिन उसने क्या किया है, अनदर मशीनरी वॉज परचेज्ड, एक और मशीनरी खरीद ली। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो तो कितनी मशीनें खरीदी गई हैं बच्चों? पहली मशीन, दूसरी मशीन और तीसरी मशीन। ठीक है, पहली दूसरी में से दूसरी वाली को उसने बेच भी दिया है। चलिए, डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से मशीनरी अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2017 तक का। तो यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं 2014। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? अक्टूबर 1। यहाँ पे क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट, और वैल्यू कितनी आएगी? 80,000 प्लस 20,000, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी ₹1 लाख। ठीक है ना यहाँ तक? अब उसके बाद वही कहानी, बोरिंग कहानी हम बार बार रिपीट करते रहेंगे। 2015 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और प्लीज़ नाम दे दीजिएगा मशीन 1, M1 नाम दे देना। तो M1 पे डेप्रिसिएशन लगा दो, 6 महीने का लगेगा, 1 लाख पे 10%, तो कितना हुआ? 5,000 रुपये उसका डेप्रिसिएशन हुआ। तो यहाँ पे बाय बैलेंस CD, तो 95,000 रुपीज़। यहाँ पे आप लिखोगे मार्च 31, क्लोज कर देना। यहाँ पे टोटल आ जाएगा 1 लाख 1 लाख। नेक्स्ट ईयर में बढ़ते हैं 2015, यहाँ पे आ जाएगा अप्रैल 1 टू
बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी में हमारे पास कौन सी एसेट है, M1, नाम लिखना कंपलसरी है, 95,000। 2015 में, हाँ उसने 2015 में कोई एसेट खरीदी है, 14, अभी रुको, हाँ 1 अगस्त को तो रिपेयरिंग है। इस वाले पॉइंट को तो बिल्कुल इग्नोर करना है। रिपेयरिंग का जो पॉइंट होता है उसका मशीनरी अकाउंट से कुछ लेना देना नहीं होता है। मशीनरी भी तो यूज करा है। रिपेयरिंग वाले पॉइंट को इग्नोर करते हुए हम जो है कब खरीद रहे हैं, F2 हम खरीद रहे हैं 30 सितंबर को। तो यहाँ पे 30 सितंबर डेट डालेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट M2। M2 हमने कितने की खरीदी है, 2 लाख की। तो 2 लाख रुपए की M2 खरीदी है, यहाँ पे लिख दिया। इस साल में और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब इस साल को वैसे ही क्लोज कर देते हैं। 2016 मार्च 31, यहाँ पे आप लिखेंगे बाय, वही सेम कहानी, डेप्रिसिएशन अकाउंट, लेकिन इस बार M1 M2 दोनों पे लगेगा। M1 पे पहले 6 महीने का लगाया था, इस बार पूरे साल का लगा देंगे। तो 10% यानी कि इस बार 10,000 लगेगा। और M2 पे 30 सितंबर M2 पे, तो M2 पे अगर आप ध्यान दो तो ये 30 सितंबर को खरीदा है, यानी सितंबर खत्म हो चुका है, तो लास्ट वाला डे काउंट नहीं होता। तो काउंट कहाँ से होगा, अक्टूबर 1 से। तो यानी कि अक्टूबर 1 बोलो या 30 सितंबर बोलो, वन ऑफ द सेम थिंग। तो वहां से लेकर हमने एसेट को यूज किया 31 मार्च तक, तो भी कितने महीने होते हैं, 6 महीने। तो 2 लाख पे 10% लगेगा 6 महीने का, तो वो लगा फिर से 10,000 रुपये। टोटल डेप्रिसिएशन हो गया हमारा 20,000। अब यहाँ पे मार्च 31, यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय बैलेंस CD। तो बैलेंस CD में M1 कितने की थी, 95, यूज कितना कर लिया, 10, बची कितनी, 85 की। M2 कितने की थी, M2 थी 2 लाख की, और यूज़ कर लिया 10,000, बची कितने की, 1,90,000 की। तो ये कितने की एसेट आ गई हमारे पास, 2,75,000। इसे कर दो यहाँ पे क्लोज। क्लियर है, 2,95,000 2,95,000 दोनों जगह आ जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने लास्ट ईयर की तरफ, यानी कि 2016 अप्रैल 1। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू बैलेंस BD। हमारे पास M1 है, M2 है, और ये है 85,000 की, और ये है 1,90,000 रुपीज़ की। अब इसके अंदर अगर आप ध्यान दो तो इस ईयर में अंश क्या हुआ है, इस ईयर में बच्चे, क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान दूं तो यहाँ देखो, कह रहा हूँ 1 अक्टूबर 2016 की बात कर रहा है। मशीनरी को बेचा है 1,85,000 में, जो 2015 में खरीदी थी, यानी कि M2 को वो बेच रहा है, ठीक है। और M2 को बेचने के बाद कह रहा है कि उसी दिन हमने एक और मशीन भी खरीदी है, ठीक है। कितने की खरीदी है, 10,000 रुपये की, M3 भी। तो पहले जो एसेट बेच रहा है उसके बारे में ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और जो खरीद रहा है आप उसके बारे में भी कर सकते हो। तो जो खरीद रहा है मैं तो उसके बारे में पहले करता हूँ, क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही एंट्री होती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू बैंक अकाउंट, और ये कौन सी है, मशीनरी थर्ड, कितने की, 10,000 रुपये की। जो मैंने खरीदी थी उसको लिख के मैंने खत्म किया। अब हम ट्रीटमेंट करेंगे जो एसेट हम बेच रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, एसेट को हम बेच कब रहे हैं, हम बेच रहे हैं अक्टूबर में, बोलो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया हम M2 को बेच रहे हैं, और M2 जिस ईयर में बेची जा रही है उस ईयर के स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1,90,000। तो पीछे जब आप वर्किंग नोट बनाओगे तो वर्किंग नोट में ऑब्वियसली बात है शो करोगे यहाँ पे वर्किंग नोट, और यहाँ पे क्या लिखोगे, कैलकुलेशन लिख लेना। मैं सीधा कॉस्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2016। हमारे M2 की वैल्यू है कितना, 1,90,000 रुपीज़। अब हम स्टार्टिंग में बेच नहीं रहे, 6 महीने इस्तेमाल करके बेच रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स। हम 6 महीने के लिए हम उस पर क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। और बात वही आती है कि डेप्रिसिएशन जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे ओरिजिनल कॉस्ट पे। क्लियर है दिव्या, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा डेप्रिसिएशन, यानी 2 लाख पे। तो यहाँ पे 2 लाख पे लगा है डेप्रिसिएशन 6/12, वो भी कितने मंथ्स का, 10 मंथ्स का, सॉरी 10%, सॉरी। तो ये हो गया हमारा कितना, 10,000 रुपीज़।
अब हमारी एसेट की वैल्यू कितनी आ गई, 1,80,000। ये हमारे पास आ गई, हाँ तो 10/100 ही तो लिखा है। कॉस्ट ऑफ मशीनरी एज ऑन 1 अक्टूबर 2016। ये वो डेट है जिस डेट पे हम अपनी एसेट को बेच रहे हैं, हम वहां तक पहुंच चुके हैं। तो यानी कि हमारी जो एसेट है वो है कितने की, 1,80,000 की। हम बेच कितने में रहे हैं, 1,85,000 में। तो इसमें से हम लेस करेंगे सेल प्रोसीड, तो सेल प्रोसीड है 1,85,000 की, यानी कि इस बार 5,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल हो रहा है बच्चों इस बार। तो सीधी सी बात है, अगर लॉस होता है तो हम कहाँ शो करते हैं, क्रेडिट में। प्रॉफिट होता है तो कहाँ शो करते हैं, डेबिट में। सर ऐसा क्यों करते हैं, सीधी सी बात है यार, लॉस होने पे एसेट की वैल्यू डाउन होती है, एसेट की वैल्यू जब भी कम होती है वो क्रेडिट होती है। प्रॉफिट होने पे एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। 80,000 की एसेट को आप 85,000 में बेच रहे हो, तो 80 की एसेट 85 में बिक रही है, यानी एसेट की वैल्यू 5,000 ऑलरेडी बढ़ गई। तो प्रॉफिट किस साइड शो करते हैं, हमेशा डेबिट साइड, ये याद रखना। तो यहाँ पे जब भी आप एसेट बेचो, वही सेम चीज जो मैंने अभी बताई थी, 3 चीजें चेक करो, डेप्रिसिएशन, बैंक, प्रॉफिट और लॉस। तो हाँ भाई, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी है, बेच भी रहे हैं, और हमें क्या हो रहा है इस बार, प्रॉफिट। ठीक है, 1 मिनट, स्क्रीन ब्लर हो रही है, 1 मिनट रुको। जो तीनों चीज़ें हैं वो देख ली हैं। अब इन तीनों चीज़ों को हम कहाँ शो करेंगे, पीछे अकाउंट में। तो यहाँ पे डेट डाल दो, जिस डेट पे हम बेच रहे हैं अपनी एसेट को, हम बेच रहे हैं 1 अक्टूबर में। सबसे पहले पहले हमने डेप्रिसिएशन लगाया होगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया था, 10,000, ये हमने वर्किंग नोट में निकाला हुआ है यहाँ पे 10,000, क्लियर है। फिर उसके बाद बाय बैंक कि हमने कितने में बेचा, कितने में बेचा है बच्चों, हमने 1,80,000 रुपीज़ में। डेट वही सेम आएगी जिस डेट पे बेच रहे हैं। कितने बेचे, 1,80,000 में, 85 में, सॉरी 1,85,000 में, हाँ। तो यहाँ पे हाँ 1,85,000 लिख दो, 1,85,000 में बेचा है हमने। अब उसके बाद क्या हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे सेम नेम से आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना, 5,000 रुपीज़ हमारा है प्रॉफिट। तो भैया तीनों चीज़ें जो एसेट को हम चेक करते हैं, वो तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी। वो जो एसेट बेच रहे हैं वो अब खत्म हो चुकी है, चौथी कोई भी चीज़ इसमें नहीं आएगी, ये याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो वो कह रहा है कि अब भैया हमारे पास M2 ही तो गई है, अब M1 बची है और M3 बची है। उस पर क्या लगेगा, ईयर के एंड में मार्च 31 पे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, तो M1 और M3। अगर आप ध्यान दो, M1 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बच्चों, स्टार्टिंग से 1 लाख, तो उस पर तो डेप्रिसिएशन वही आएगा 10,000 रुपीज़, 10%। M3 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 10,000, लेकिन वो खरीदी कब है, अक्टूबर 1 में। तो डेप्रिसिएशन कहाँ से कहाँ लगेगा, अक्टूबर से मार्च, यानी 6 महीने का। तो 10,000 पे 10%, वो भी 6 महीने का, कितना हुआ बच्चों, 500 रुपये। क्लियर है, नहीं। अब मेरी बात, 1 मिनट, ये 10,000 इंटू कितना, 6/12 इंटू 10/100, 500 रुपये आ गया। क्लियर है भाई, चलिए। तो ये आ गया हमारा 10,500 का टोटल डेप्रिसिएशन। अब लास्ट में आपने क्या करना है बच्चों, वही सेम कहानी बोरिंग वाली, बाय बैलेंस CD किसका, M1 का, M3 का, खत्म। M2 तो आप बेच चुके हो, तो M2 खत्म हो चुकी है, उसका तो 0 आ जाएगा अपने आप। लेकिन M1 कितने की है, 85 में से कितना यूज़ कर लिया, 10,000, कितने की बची, 75। M3 कितने की है, 10,000, कितना यूज़ कर लिया, 500, तो कितने की बची, 9,500। यहाँ पे अमाउंट लिखो, फिर यहाँ पे नीचे टोटल करो, क्वेश्चन हो जाता है हमारा समाप्त।